नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, साल 1987 में एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की गई थी जिसने आने वाले कुछ सालों में लोगों के घर का सामान और कपड़ा खरीदने का तरीका ही बदल दिया। भारत के लोग जिन्हें बनिए की दुकान से घर का सामान और कपड़ा मार्केट से कपड़ा लेकर कपड़े सिलवाने की आदत थी, को बिग बाजार जैसा बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर दिया जहां वो बनिए की दुकान से भी कम दामों में सामान खरीद सकें, और पेंटालून्स जैसा हजारों स्क्वायर फीट में फैला फैशन स्टोर दिया जहां वो लेटेस्ट फैशन के सिले सिलाई कपड़े बहुत ही सस्ते दामों पे खरीद सके। जिन्होंने इन ब्रांड्स की शुरुआत की वो है फ्यूचर ग्रुप के मालिक किशोर बियानी। ऐसा बदलाव ये लोगों के शॉपिंग करने के तरीके में लाए कि उस समय उन्हें राजा ऑफ रिटेल भी कहा जाने लगा। पर क्या आप जानते हैं कि करीबन 20 सालों बाद 2008 में एक ऐसा समय आया जब फ्यूचर ग्रुप बस बंद होने की कगार पे आ गया। अगले कुछ सालों में हालात इतने खराब हो गए थे कि किशोर बियानी जी को अपने हाथों से बनाई और बड़ी की ब्रांड पेंटालून्स को आदित्य बिरला ग्रुप को बेचना पड़ा, और बहुत सारे नए बिजनेस जो एज पार्ट ऑफ एक्सपेंशन उन्होंने शुरू किए थे वो बंद करने पड़े। पर वही फ्यूचर ग्रुप जो बस बंद होने के कगार पे था, आज 2017 में दोबारा इंडियन रिटेल इंडस्ट्री में अपनी एक कंसीडरेबल जगह बना चुका है। और अगर बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट देखें और किशोर बियानी जी के एम्बिशियस टारगेट पे विश्वास करें तो उनका प्लान है अगले 30 सालों में फ्यूचर ग्रुप को एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड कंज्यूमर बिजनेस कंपनी बनाने का। मतलब बियानी जी फिर से राजा ऑफ रिटेल बनने के मजबूत प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किशोर बियानी जी के और फ्यूचर ग्रुप के पिछले 30 साल की हिस्ट्री और आने वाले सालों का प्रोजेक्टेड फ्यूचर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मैं ये सब जान पाया हूं उनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक इट हैपेंड इन इंडिया से और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल फ्यूचर ग्रुप के बारे में बहुत से इंटरेस्टिंग आर्टिकल से। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं केस स्टडी फ्यूचर ग्रुप की फाउंडिंग की कहानी से। ईयर 1987 टू 2007, द राइज ऑफ किशोर बियानी। किशोर बियानी, जिनका जन्म 1961 में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉलेज के फाइनल ईयर में अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्यादा समय फैमिली बिजनेस में नहीं टिक पाए क्योंकि उन्हें कुछ ट्रेडिशनल काम करने के तरीके ज्यादा पसंद नहीं थे और वो नए तरीकों से काम करना चाहते थे। उनका पहला बिजनेस एक्सपीरियंस था जब उन्होंने कॉलेज के अपने एक बहुत ही फैशन कॉन्शियस दोस्त को एक स्पेसिफिक तरह के कपड़े का ट्राउजर पहनने देखा। पता करने पे पता चला कि वो एक नए तरह का फैब्रिक था, स्टोन वॉश फैब्रिक। उन्हें उस समय उस कपड़े में बहुत अपॉर्चुनिटी लगी और उन्होंने वो कपड़ा बहुत सारा एक मिल से खरीदा और उसे गारमेंट सेलर्स को बेचना शुरू कर दिया। और फिर 6 महीनों में उन्होंने लाखों रुपए का कपड़ा बेचकर अपना पहला प्रॉफिट कमाया। इस बिजनेस एक्सपीरियंस के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि वो अब अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। और फिर उन्होंने अपना पहला एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट किया जिसमें उन्हें मैन ट्राउजर्स के लिए एक ब्रांड ऑफ फैब्रिक लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने WBB रखा, व्हाइट, ब्लू एंड ब्राउन, जिसको वो बड़ी मिल से खरीदते और अपनी ब्रांडिंग के बाद उसे दुकानों पे बेचते। तब बड़े बड़े ब्रांड्स होटल में टेक्सटाइल एग्जीबिशंस में अपने स्टॉल्स लगाते थे। किशोर बियानी, जिनके पास होटल में स्टॉल लगाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो जिस होटल में एग्जीबिशन चल रहा होता था उसके बाहर स्टॉल लगाकर अपने ब्रांड के फैब्रिक को बेचते थे ताकि एग्जीबिशन की तरफ जाने वाले लोग और या वहां से लौटने वाले लोग उनके स्टॉल से कुछ खरीदे। और इतनी मेहनत के बाद उनका ये वेंचर सक्सेसफुल भी हुआ। उनकी ब्रांड WBB एस्टेब्लिश हुई और उन्होंने 30 से 40 हजार मीटर कपड़ा बेच दिया। और अपनी इस सफलता के बाद वो रुके नहीं। 12 अक्टूबर 1987 को मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसकी शुरुआत एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में हुई। पर फिर इस कंपनी के अंडर बहुत सी ब्रांड्स लॉन्च की गई और डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू बेची गई। इस दौरान कंपनी का नाम बदलकर पेंटालून फैशन और फिर पेंटालून रिटेल रख दिया गया। वो बताते हैं कि कैसे वो उस समय बहुत सी इटालियन फैशन मैगजीन पढ़ते थे और शायद वहीं से उन्हें ये नाम रखने का ख्याल आया। और दूसरा, पेंटालून नाम ट्राउजर के उर्दू में कहे जाने वाले पतलून शब्द से मिलता जुलता था पर ट्रेंडी लगता था। फिर उन्होंने फ्रेंचाइजी रूट लेते हुए पूरे भारत में पेंटालून शॉपी के नाम से छोटी छोटी दुकानें खोली जिसमें उनके द्वारा बनाए गए अपरेल्स की ब्रांड बिकती थी। पर मेजर ट्विस्ट उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में तब आया जब उन्होंने उस समय पे, जब मॉल्स नाम की चीज नहीं होती थी, कोलकाता में पहला 10,000 स्क्वायर फीट का पेंटालून्स के नाम से मॉडर्न शॉपिंग सेंटर खोला जहां एक ही छत के नीचे उन्होंने कस्टमर्स को मेन, वुमेन और किड्स के कपड़े, एंटरटेनमेंट, ईटिंग अरेंजमेंट का एक्सपीरियंस करवाया। जो कंसेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया और देखते ही देखते उन्होंने इंडिया के मेन मेट्रो सिटीज और कई टायर 2 सिटीज में भी पेंटालून्स के मॉडर्न रिटेल स्टोर खोल दिए। दोस्तों, किशोर बियानी जी के लिए और फ्यूचर ग्रुप की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही उनका बिग बाजार का लॉन्च। उस समय जब भारत में घर के सामान की शॉपिंग का मतलब होता था बनिए की दुकान या फिर मंडी, उन्होंने लोगों को घर का सामान खरीदने का तरीका ही बदल दिया। हजारों स्क्वायर फुट की एक जगह जहां आप घर की जरूरत का हर सामान खरीद सकते हैं। इंडिया में जहां शॉपिंग करने के लिए घर परिवार के लोग तैयार होकर निकलते हैं जैसे किसी सोशल फंक्शन में जा रहे हों, को ये तरीका बहुत पसंद आया।
और फिर बिग बाजार का सबसे सस्ते दिन वाला प्रमोशन किसे याद नहीं है, जब बिग बाजार के स्टोर्स के अंदर से ज्यादा भीड़ बाहर लाइन लगाकर खड़े लोगों की होने लगी। इतने जबरदस्त रिस्पॉन्स ने बिग बाजार को एक इंस्टेंट हिट बना दिया और फिर किशोर बयानी रुके नहीं और उन्होंने पूरे भारत में बिग बाजार के स्टोर खोल दिए। फैशन और फूड इंडस्ट्री में पेंटालून्स और बिग बाजार जैसी सक्सेसफुल ब्रांड्स बनाने के बाद ही उन्हें राजा ऑफ रिटेल कहा जाने लगा। और रिटेल में सफलता के बाद उन्होंने कई और इंडस्ट्रीज में एक्सपेंशन शुरू कर दिया, फिल्म मेकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, मॉल्स, फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स, और तेजी से आगे बढ़ते गए। ईयर 2008 टू ईयर 2012, द फॉल ऑफ किशोर बयानी। दोस्तों 2007 में जब किशोर बयानी रिटेल बिजनेस के अलावा काफी और इंडस्ट्रीज में एक्सपेंड कर चुके थे, को तब झटका लगा जब 2008 में इकोनॉमी में रिसेशन आया और उनका डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक्सपेंड करना उनके ऊपर भारी पड़ने लगा। वही बैंक जो लोन के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे, उनको लोन्स वापस देने के लिए फोन करने लगे। फॉरेन कैपिटल बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उस समय किशोर बयानी ने बहुत से स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए अपने ग्रुप को डाउनफॉल से बचाने के लिए, पर ऐसा लग रहा था कि कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है और उनका ग्रुप जिसने भारत में रिटेल रेवोल्यूशन लाई थी वहीं दम तोड़ देगा। हालत इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने बच्चे समान बिजनेस वर्टिकल पेंटालून्स को आदित्य बिरला ग्रुप को बेचना पड़ा ताकि वो अपने लोन्स को कम करके ग्रुप को बचा सके। और आज भी पेंटालून्स ब्रांड फ्यूचर ग्रुप की नहीं बल्कि आदित्य बिरला ग्रुप की ब्रांड है। ईयर 2012 ऑनवर्ड्स, पावरफुल कमबैक ऑफ किशोर बयानी ऑन द वे टू बिकम राजा ऑफ रिटेल अगेन। 2012 में पेंटालून्स को बेचने के बाद किशोर बयानी जी ने फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया और एक नई एनर्जी से आगे बढ़े। आज 2017 में फिर से उनका सपना है फैशन और फूड स्पेस में फ्यूचर ग्रुप को टॉप पे ले जाने का, और ऐसा लगता है कि शायद दोबारा किशोर बयानी राजा ऑफ रिटेल बनने के रास्ते पे चल चुके हैं। 2015 में फ्यूचर ग्रुप एक लॉस मेकिंग एंटाइटी का टैग अपने नाम से हटा चुका है और दोबारा पूरे भारत पे ग्रोसरी स्टोर्स का जाल बिछाने के लिए बहुत से सक्सेसफुल एक्विजिशन कर चुका है। बिग एप्पल, नीलगिरीज, भारतीय रिटेल, इजी डे, हाइपर सिटी और बहुत सी ब्रांड्स का एक्विजिशन, जिससे वे दोबारा पूरे भारत में अपना रिटेल फुटप्रिंट बना सके। और वहीं फैशन स्पेस में पेंटालून्स बेचने के बाद भी उन्होंने दोबारा अपनी जगह बनाई है। आज फैशन एट बिग बाजार, ब्रांड फैक्ट्री और सेंट्रल स्टोर्स फैशन स्पेस में अपनी एक मजबूत जगह बना चुके हैं। पर इन दोनों ही कैटेगरीज में सिनेरियो आज वैसा नहीं है जैसा तब था जब मॉडर्न रिटेल की इंडिया में शुरुआत हुई थी। फैशन स्पेस में H&M और जारा जैसी ब्रांड्स आ चुकी है, जिनकी वजह से बहुत से बड़े मॉल्स में ट्रेडिशनल फैशन स्टोर्स जैसे पेंटालून्स, फैशन एट बिग बाजार और लाइफस्टाइल जैसे स्टोर की जगह कम करके इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को जगह दी जा रही है। और वहीं फूड और ग्रोसरी स्पेस पे Amazon, बिग बास्केट और ग्रोफर जैसे ई कॉमर्स पोर्टल हर तरह के सामान की सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर ग्रुप जो कि ब्रिक एंड मोटर स्टोर बना रहा है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। पर इन दोनों चैलेंजेस का और फ्यूचर ग्रुप को अगले 30 साल में एशिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इंटीग्रेटेड बिजनेस ग्रुप बनाने की क्लियर कट स्ट्रेटजी किशोर बयानी जी के पास है। फैशन स्पेस में ग्रोथ करने के लिए उनका कहना है कि ये इंटरनेशनल ब्रांड पूरे इंडिया को कपड़े नहीं पहना सकती, मतलब पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकती, वो एक इंडियन प्लेयर ही कर सकता है। और दूसरी ओर इस ई कॉमर्स के जमाने में क्या किशोर बयानी के ये ब्रिक एंड मोटर स्टोर कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, तो इसका जवाब भी किशोर बयानी जी के पास रेडी है। इस कैटेगरी में राजा बनने के लिए अपनी नई स्ट्रेटजी से वो रिटेल 3.0 कहते हैं, उसमें वो प्लान कर रहे हैं ब्रिक एंड मोटर स्टोर को ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी से कंबाइन करने की। और इस नई स्ट्रेटजी में उनके पार्टनर है विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल। बयानी का एम्बिशन है हर 2 किलोमीटर पे इजी डे स्टोर खोलने का, और लोकेशन डिसाइड करने के लिए वो गूगल की हेल्प लेंगे, जो कस्टमर डेंसिटी, कस्टमर सर्च प्रेफरेंसेस के हिसाब से स्ट्रेटेजिक लोकेशन सजेस्ट करेंगे, और फिर वहां की इन्वेंट्री भी कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए मैनेज होगी। दोस्तों स्ट्रेटेजी तो बहुत ही जबरदस्त है, पर आने वाला समय ही बताएगा कि किशोर बयानी जो एक समय राजा ऑफ रिटेल रहे हैं, क्या वो अपना ताज दोबारा वापस ला पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि किशोर बयानी जी की लाइफ के पिछले 30 साल की कहानी और आने वाले सालों की स्ट्रेटजी का एक ब्रीफ सा ग्लिम्स आपको पसंद आया। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और कौन सी कंपनीज की हिस्ट्री, करंट स्टेट और फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं। किशोर बयानी जी के बिजनेस टेक्निक्स को और डिटेल में जानने के लिए बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। आप